कमजोरी के साथ बंद हुए कल अमेरिकी बाजार। डाउ आधा % टूटा, यूरोप के बाजार गिरकर बंद। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी मामूली हरे निशान में। घरेलू बाजार एक महीने के निचले स्तर पर, लेकिन क्या आज 3 दिनों से चल रही गिरावट थमेगी या जारी रहेगा सिलसिला गिरावट का, बताएंगे आपको शो में आगे। कल बाजार बंद होने के बाद आए हेक्सावेयर, एसकेएस माइक्रो और डीएचएफएल के नतीजे। पहली तिमाही में हेक्सावेयर ने किया निराश, एसकेएस माइक्रो और डीएचएफएल के नतीजे उम्मीद के मुताबिक। आज आएंगे हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर के तिमाही नतीजे, दोनों के मुनाफे में 70% से ज्यादा की ग्रोथ की उम्मीद। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीएनजी, जिलेट और इमामी के नतीजों पर भी आज रहेगी बाजार की नजर। विको इंडिया की ट्रेडिंग पर बीएसई ने लगाई रोक, 26 मई से नहीं होगी ट्रेडिंग। 2 तिमाहियों से नहीं पेश किए नतीजे, इसकी वजह से थमी ट्रेडिंग। और बिजली कंपनियों के लिए कोयला खदान का इस्तेमाल करना होगा आसान, कैबिनेट ने दी नए नियमों को मंजूरी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक सस्ती होंगी बिजली की दरें। तो बेहद खराब रहा है भारतीय बाजारों के लिए यह हफ्ता। आज भी शुरुआत करने के लिए संकेत कोई अच्छे हैं नहीं। ग्लोबल मार्केट्स ढीले हैं, एफआईएस की बिकवाली का दबाव है और अहम लेवल पर पहुंचता हुआ बाजार, और वो है 7,700। होल्ड होगा या टूटेगा, और टूटेगा तो कितना और गिरेंगे, और रिकवरी आई तो क्या वहां पर बिकवाली करनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब लेंगे आज के सेशन में। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान। लेकिन अनिल, आप देखिए, कल हमने देखा 7700 के लेवल के नीचे गया और मुश्किल से उसी के करीब जाकर टिका हुआ है बाजार। आज का दिन क्या मेक और ब्रेक वाला हो सकता है? कैसे अप्रोच करेंगे ट्रेडर्स? एसजीएक्स निफ्टी सुस्ती भरा ट्रेड दिखा रहा है, मामूली से हरे निशान में अभी मैंने देखा था। लेकिन बाकी के अगर आप एशियाई बाजार देखें तो काफी सारे बाजार तो बंद है। जापान, कोस्पी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और जो खुले हैं वहां भी मिक्स सा कारोबार देखने को मिल रहा है। इवन यूएस के मार्केट्स कमजोर थे, यूरोप के मार्केट्स में भी कमजोरी भरा आलम फिर से कल रात देखने को मिला। बिल्कुल, और पिछले हफ्ते से लेकर अब तक देखें तो 300 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी में ऊपरी स्तरों से नीचे हो चुकी है। 8,000 के आसपास हम पहुंचे थे और वहां से हम 7,700 पर आ गए, तो यानी कि 300 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। 7,700 आज के लिए निर्णायक लेवल है, हालांकि हम बंद भी उसके करीब हुए। मेक और ब्रेक का दिन बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर आप कहें, दिमाग की बात कहें तो दिमाग कहता है कि बाजार गिरेगा, लेकिन दिल ये कहता है कि ये रिकवरी के लिए सबसे सही जगह अगर होनी है तो। अब वो रिकवरी कितनी टिकाऊ होगी, हेमंत, उस पर भरोसा डेफिनेटली इन आंकड़ों को देखकर तो होगा नहीं, लेकिन लगता है एक रिकवरी का मौका बन सकता है, क्योंकि आप बेहद अहम लेवल पर हैं। डेटा साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये वो लेवल है जहां पर कुछ शॉर्ट सेलर्स भी चाहेंगे कि शॉर्ट पोजीशन को कवर करें, लेकिन उसके लिए उन्हें ट्रिगर चाहिए। किस वजह से आप शॉर्ट कवर करें? क्या कहीं कोई ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी आए तो, अगर वो होता है तो ही शॉर्ट कवरिंग होगी। तो इसलिए हमारे बाजार खुलने तक एशियाई बाजारों का कारोबार देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि चीन के सर्विसेज पीएमआई डेटा भी काफी अहमियत रखेंगे, तो वो डेटा डिसाइड करेंगे कि बाजारों को ऊपर जाना है या नहीं। उससे पहले जहां तक इन डेटा को छोड़कर या हमारे बाजार खुले तब तक एशियाई बाजार कैसा ट्रेड करते हैं उसे एक बार अलग रखते हैं। 7,700 के ऊपर जब तक आप बने हैं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कमजोरी होनी थी काफी हद तक हो चुकी है। लेकिन 7,700 के नीचे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि 7,700 के नीचे शॉर्ट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज पक्की है कि उसके नीचे जाने के बाद तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन और हल्की करेंगे, उनके लिए ये लेवल बहुत अहमियत रखता है। इसके नीचे टिक गए तो फिर वो बिकवाली का दबाव बढ़ाएंगे। निफ्टी को ट्रेड करने का फिर क्या तरीका है और ट्रेडिंग रेंज क्या है? 7,600, 7,800 अब नई ट्रेडिंग रेंज आती दिख रही है, जो नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। रिकवरी में 7,750, 7,800 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आप निफ्टी को, या तो रिकवर होने दें, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 7,750 पर बेचें, लेकिन सेफ रहकर मेरा ये मानना है 7,800 के करीब बेचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर कल ही आपने रणनीति ली तो बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं है, वही 7,830 का स्टॉप लॉस है, और नीचे 7,700 और 7,650 पर आपको अपनी पोजीशन कवर कर लेनी है। खरीदारी का मौका इन्हीं लेवल पर है। अगर खरीदना है
तो फिर 50 पॉइंट नीचे 7,650 का स्टॉप लॉस लगाकर शुरुआती कारोबार में ही खरीद लें। 7,750 और 7,800 के लेवल के लिए आपको करना है। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कल भी मैं यही कह रहा था कि 16,200 16,300 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है और बैंक निफ्टी वहीं पर आकर खड़ा है और आज भी वही ट्रेडिंग रेंज इंपोर्टेड और कल 16,250 का लो बैंक निफ्टी ने बनाया। तो बैंक निफ्टी पर रिकवरी के लिए नजर रखिए और बाजार की रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी से ही आएगी, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। तो बैंक निफ्टी रिकवर होते दिखे तो फिर निफ्टी में शॉर्ट न रहे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आप बैंक निफ्टी को बेच सकते हैं 16,500 के आसपास। 16,700 का स्टॉप लॉस रखते हैं 16,200 के लक्ष्य के लिए और खरीदना चाहें तो अभी इस वक्त ओपनिंग में 16,200 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से खरीदें। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 75 पॉइंट का, लेकिन स्ट्रिक्ट रखना है और 16,500 16,700 के लिए आपको ट्रेड करना है तेजी की तरफ। सेक्टर्स पता नहीं, दोनों तरफ का मुंह दिखा सकते हैं, फिर भी लग रहा है आईटी शेयर शायद थोड़े नेगेटिव ट्रेड करें, फार्मा में तेजी बन सकती है। आप कह रहे थे दिमाग कहता है कि कमजोरी होगी, दिल कहता है कि तेजी होगी। ये बताइए दिल की सुनेंगे कि दिमाग की? क्योंकि दिमाग ऊपर होता है, दिल बीच में। बिल्कुल। हेमंत एक काम करेंगे, 9 बजे के आसपास एक बार फिर बात करेंगे कि मुझे लग रहा है कि शायद एशिया रिकवर हो जाए चाइना के डेटा देखने। देखिए मोटा मोटी बात है कि बाजार ट्रिगर ढूंढ रहा है, ग्लोबल मार्केट्स अगर स्टेबल हो जाए तो फिर दिल की बात शायद पूरी हो जाए। लेकिन आप देखिए एफआईएस का जो डेटा आ रहा है वो काफी निराशाजनक आ रहा है। कैश मार्केट में तो चलिए छोटी सी बिकवाली है 66 करोड़ रुपए की, लेकिन एफआईएस ने एफएनओ में जिस तरह से 2,460 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, इंडेक्स फ्यूचर्स में जिस तरह से बिकवाली करी, ये डेटा थोड़ा डिस्टर्बिंग नहीं? बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, थोड़े नहीं एक्चुअली। और हेमंत इसलिए हम पिछले हफ्ते से यही बात कर रहे थे। देखिए पिछले हफ्ते बाजार मजबूत था, लगातार 8,000 के आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा, तब भी हम ये कह रहे थे कि आप वायदा कारोबार को डेटा को देखिए, एफआईएस ने वहां बेचना शुरू कर दिया है। भले कैश की खरीदारी आ रही है, लेकिन जब वायदा कारोबार में बेचे तो आपको सावधान हो जाने के संकेत मिलते हैं और इन संकेतों में अभी कोई बदलाव है नहीं। इन लेवल्स पर भी अगर एफआईएस ने कल दमदार बिकवाली की है, 1,278 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचना छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। 627 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे तो लगातार बिकवाली है। अब सिर्फ फर्क इतना ही है कि एफआईएस की जो इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है उसमें ज्यादा उन्होंने तेजी की पोजीशन कम की है बजाय फ्रेश शॉर्ट बनाने के। तो शॉर्ट भले वो ना भी बना रहे हो, लेकिन तेजी की पोजीशन तो कम कर ही रहे हैं और एफआईएस पुट खरीद रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, तो कहीं कोई डेटा में राहत के संकेत है नहीं। अब एफआईएस का मूड कब बदलेगा? या तो आपको ग्लोबली इक्विटी के लिए कोई पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखे, या फिर वहां के मार्केट्स भाग जाएं, या आपके लिए लोकल कोई ऐसा एक बड़ा ट्रिगर बन जाए जिसकी वजह से आप तेजी के मूड में आए। और फिलहाल अब ये दिमाग के हिसाब से देखें तो तीनों में से कोई ट्रिगर दिख नहीं रहा है। संसद से भी देखिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, चर्चा होती है वहां पर अगस्ता की, उत्तरांचल की बात होनी चाहिए, दरअसल बैंक्रप्सी बिल की, वो नहीं होता कुछ, वो भी कुछ होता हुआ दिखना। तो ट्रिगर्स कहीं से दरअसल मिल नहीं रहे हैं। लेकिन एक अच्छा ट्रिगर मेरे को दिख रहा है, देखिए सब लोग मंदी में आ रहे हैं और ये एक अच्छा ट्रिगर है। सब जब मंदी में आते हैं तो बाजार उसको ऑब्लाइज करता नहीं है। लेकिन ये बताइए, ये तो हुई एफआईआईएस की बात, एफएनओ से किस तरह के आपको संकेत मिल रहे हैं, वहां पर कितनी कमजोरी देखने को मिलती है? और एक चीज जो आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, पुट कॉल रेशियो अब 0.8 के आसपास है, 0.77 के आसपास जाने की कोशिश करें तो फिर तेजी पक्का कर लेनी चाहिए 100%, और कम से कम आपको मंदी काट लेनी चाहिए। देखिए तेजी करने के लिए सबसे पहले तो आप मंदी के मूड से निकलेंगे तो तेजी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो आप बात कर रहे हैं ना वो एकदम परफेक्ट है कि ये वो लेवल है जहां मंदी काटने वाले ट्रेडर्स के लिए इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। 0.82 ये है पुट कॉल रेशियो कल का, ठीक है। हेमंत फर्ज करें कि आज कमजोर शुरुआत हो जाए, 50 पॉइंट आप निफ्टी को नीचे देखें 7,650, पुट कॉल रेशियो 4-5 बेसिस पॉइंट और नीचे गिर जाए, मैं कहूंगा वो इतने बढ़िया लेवल है कि आप मंदी काट लीजिए। फिर देखिए अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी सुधरते हुए दिखे तो तेजी कीजिए। तो कम से कम इस वक्त शॉर्ट करने के लिए आपको इंतजार करना चाहिए 50 से 100 पॉइंट की रिकवरी का, उससे पहले शॉर्ट नहीं करना चाहिए, पहला संकेत। लेकिन आज की ओपनिंग से ज्यादा अहमियत आज की क्लोजिंग की है, बिल्कुल। और आज आपको 7,700 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज मिलना बेहद जरूरी है। अगर आज एक नेगेटिव क्लोज होती है जो कि 7,700 के नीचे की होगी तो फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स का हौसला टूट जाएगा और वो अच्छी खासी पोजीशन कम करके जाएंगे। और इस वक्त बिकवाली के दबाव से ज्यादा फिर आपके ऊपर दबाव ये होगा कि तेजी करने वालों का एक तो सपोर्ट नहीं निचले स्तरों पर, उन्हें भी अपनी पोजीशन खाली करनी है और एफआईएस को भी बेचना है, तो वो दिक्कत की बात होगी। जहां तक बाकी डेटा का सवाल है, बैंक निफ्टी में 1,40,000 शेयर कम हुए, निफ्टी में 6 लाख शेयर कम हुए, पोजीशंस कम होती दिख रही तेजी करने वाले ट्रेडर्स की। 7,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 40 लाख शेयरों का, इसके नीचे जाने पर इनका दबाव बन सकता है। अब ऊपर की तरफ जो लेवल आ रहा है
जो मैंने रेंज दी वो 7,800 को इसलिए चुना है, कल फिर से देखें 9 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है 7,800 के लेवल पर कॉल्स में, तो दबाकर कॉल्स बेचे जा रहे हैं 7,800 से लेकर 8,000, 8,100 की रेंज में। हर स्ट्राइक प्राइस पर 5-5, 10-10, 15 लाख शेयर जुड़ रहे हैं। पिछले 4 सेशन में अगर आप देखें तो दमदार एडिशन वहां पर हुआ है। इसका मतलब साफ है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स बहुत हावी हैं और हर 50-100 पॉइंट पर निफ्टी को रेजिस्टेंस दिखने वाला है। इतना आसान नहीं होगा पार करना। सिर्फ एक चीज पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स उम्मीद लगा सकते हैं, उम्मीद, और वो ये कि निफ्टी अपने अहम सपोर्ट पर है, बैंक निफ्टी अपने अहम सपोर्ट पर है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवरसोल्ड होने की तरफ बढ़ रहा है और इसी वजह से डेटा आपको एक रिकवरी के संकेत दे सकता है। बस उसके अलावा बाकी और कोई अच्छी खबर दिख नहीं है। चलिए एक्सपर्ट से पूछते हैं उनका क्या व्यू इस समय आज मार्केट पर बन रहा है। संदीप वागले जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, ये बताइए, आपने कहा था कल बेचकर जाना चाहिए, आज काट लेनी चाहिए मंदी वाली पोजीशन, या आपको लगता है उछाल में बिकवाली करना ही सही रणनीति है ऐसे बाजार में? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि थोड़ा सा अपमूव आता है 30-40 पॉइंट का, उसके ऊपर मुझे लगता नहीं है बेचना चाहिए। मैंने कल भी लास्ट आधे घंटे में 45 मिनट्स में बेचने की राय दी थी और मुझे लगता है निफ्टी में फ्यूचर्स के लेवल्स में दूंगा। 7800 का स्टॉप लॉस रखे, उसके आसपास अगर उसके ऊपर ट्रेड होने लगे तो काट लीजिए, और नीचे में 7650 का व्यू बैठता है जो आज या कल में आना चाहिए। 7650। संदीप जी, आपका मेरा लेवल मिलता हुआ दिख रहा है। आपने चार्ट्स पर देखा, मैंने अंदाज से बताया है पर कितनी है। हमारे साथ प्रकाश दीवान भी है। प्रकाश, आपकी क्या राय है? 300 पॉइंट स्ट्रेट फॉल हुआ है निफ्टी में जी। रुकेंगे, एक बाउंस होगा, या फिर जो डेटा है, जो ग्लोबल मार्केट से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको देख के रिलीफ नहीं मिलेगी? तो अनिल जी, बहुत क्लियरली उम्मीद वर्सेस रियलिटी का, जो हम दिल और दिमाग की बात कर रहे हैं आज। अच्छा, तो ये दिल कहता है कि थोड़ा रुकना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहते हैं कि उम्मीद तो ये है कि रुकना चाहिए, पर डेटा और माहौल को देखते हुए लगता है वीकनेस बनने में कोई वो नहीं है, मतलब लेटअप नहीं है और गिरावट रुकने में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी भी जो रिजल्ट आने वाले हैं वो वीक रिजल्ट्स वाला फेज आ गया है। आपके अच्छे रिजल्ट्स वाला दौर तो पूरा हो गया जो अच्छी कंपनीज का था, तो मेरे हिसाब से थोड़ी वीकनेस रहेगी। और खास करके अगर बैंक निफ्टी पे दबाव कोई आया तो वो निफ्टी को ऊपर जाने से बहुत मुश्किल कर देगा। और जो सेलिंग आ रही है एफआईज की, वो लार्ज कैप में आ रही है, तभी इंडिसेस पर प्रेशर ज्यादा है, जबकि मिड कैप में थोड़ी बहुत डीआईएस की बाइंग रही है, तो एक ठीक ठाक माहौल था। वहां भी कल मैंने देखा पहली बार एक वीकनेस का दौर वहां भी थोड़ा सा शुरू हुआ है, तो ओवरऑल वीकनेस तो है मार्केट में, लेकिन रेंज बाउंड रहेगा। और हम जब हमेशा कहते हैं बाय ऑन डिप्स मार्केट है, तो उसका मौका का फायदा उठाना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। सिलेक्टिव स्टॉक्स सुनते रहे ध्यान से और चीजें लेते रहे, बट बहुत ज्यादा तेजी ट्रेडर्स को नहीं करनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर रखेंगे तो देखिए पैसा आज भी बनेगा। सीएनबीसी आवाज को देखते रहिए, कल भी हमने आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताए थे जहां पर अच्छा पैसा आपने बनाया था। संदीप से पूछते हैं आज वो कौन से एक स्टॉक को ट्रेड करना चाहेंगे बाजार खुलने के साथ ही। संदीप, आपका टॉप पिक क्या होगा आज के लिए? मैं अशोक लेलैंड में सेल रिकमेंड करूंगा। ये स्टॉक में एक्चुअली मैं बुलिश था पिछले कुछ अर्सों से, जब उसने 96 थोड़ा सा मेरा 110-115 का व्यू था, शायद उधर तक जाके आया है, लेकिन अभी थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। इसको 104 के स्टॉप लॉस से बेचे 98 के टारगेट के लिए, जो कि आज या कल में आ सकते हैं। ओके, बेचने की राय अशोक लेलैंड में। आप कहाँ नजर बनाए हुए, कहीं कोई ट्रेडिंग या निवेश के मौके आपके लिहाज से? प्रकाश जी नहीं, देखिए ओवरऑल अगर आप देखें आईटी सेक्टर और फार्मा पे दबाव यूएस डॉलर की वीकनेस पे है, तो एक मौका है अच्छी कंपनीज को चुनने का। मैंने एक कंपनी चुनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर करके। अब ये कंपनी पहले बहुत वेल नोन हुआ करती थी, बट कुछ 1-2 सालों से 3 सालों से थोड़ी सी साइड में रह गई है। तो मुझे वहां एक बहुत अच्छा एक जो फंडामेंटली चेंज दिख रहा है कि इनके बिजनेस मॉडल में इन्होंने कुछ साल पहले तब्दीली जो लाए थे और ये इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनीज की तरफ होने लगे थे, जैसे जो इंटरनेशनली कैप जेमिनाई जो काम करती है वैसा काम काफी हद तक कर रहे हैं, पीईएस बोलते हैं हम उसको। उसमें इनको अच्छा खासा एक सक्सेस हासिल होना शुरू हुआ है, अर्निंग्स भी ठीक ठाक आई, डिविडेंड अच्छे देना शुरू कर दिया है। ये तो एक मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है और उस पे राइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 40% का अपसाइड यहां से अभी भी बना है। डिस्क्लेमर है मेरा भी, इसमें लॉन्ग टर्म निवेश है। और इस कंपनी में खास ये मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आने में समय नहीं लगता, जैसे ही थोड़ा सा पिकअप हो जाए। तो ये स्टॉक पर नजर रखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर। हमारे एक्सपर्ट प्रकाश को पसंद है, 210 का टारगेट 1 साल के लिए उन्होंने दिया है।
अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और सेल साइड का अगर कैंडिडेट आपको लेना है तो अशोक लेलैंड में आप बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन आइए अब आपको बता दें कि हमारे बाकी के 5 दिग्गज क्या कह रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है, निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जेके दोषी JKDviewPoint.com के वो कह रहे हैं खरीदारी करिए, 7740 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, 7630 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। वहीं राय हमारे अगले एक्सपर्ट AK प्रभाकर की तरफ से भी बिकवाली की है। उनका लक्ष्य थोड़ा नीचे का है, 7550 तक की कमजोरी वो देख रहे हैं और 7555 पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया। और AK प्रभाकर के साथ सिमी भौमिक भी देखिए बिकवाली की राय आपको दे रही हैं, कह रही हैं कि यहां से 7665 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, उसके नीचे भी जा सकता है निफ्टी, 7645 तक भी फिसल सकता है। 7755 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें शॉर्ट पोजीशंस पर। एक और बिकवाली की राय और वो है कुणाल सरावगी की तरफ से, इक्विटी रश के CEO, 7760 स्टॉप लॉस बेचिए 7650 के लक्ष्य के लिए। और सर्वेंद्र श्रीवास्तव कह रहे हैं कि खरीदारी करिए। आप देखिए जो टारगेट दे रहे हैं वो नोट करिए, 7950 के हैं और 7694 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट बेचने की राय दे रहे हैं और 2 एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करिए। और निफ्टी की रेंज बेहद साफ नजर आ रही है हेमंत, और वो है नीचे की तरफ 7650 पहला और अहम सपोर्ट, ऊपर की तरफ 7750 और कल उसके बीचों बीच बंद हुए हम 7700 पर। 3 एक्सपर्ट बिकवाली में, 2 खरीदारी में, यानी कि मामला बराबरी का और उतना ही कंफ्यूजन जितना पहले था। तो देखते हैं कि किस तरह से एशियाई बाजार हमारे खुलने तक रिएक्ट करते हैं और उसके बाद बाजारों को खुलने दें और फिर पहले किस लेवल की तरफ बाजार बढ़ता है उसके हिसाब से डायरेक्शन लेंगे। लेकिन कंफ्यूजन स्टॉक्स में कहीं नहीं है, बेहद साफ है, ऊपर जाएंगे या नीचे, खबरों के दम पर भी और चार्ट्स के दम पर भी है। कौन से हैं वो स्टॉक्स जो आज दिखाने वाले हैं आपको दमदार एक्शन, नतीजों के दम पर और खबरों के दम पर बताएंगे आपको टॉप 5 इस ब्रेक के दौरान। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आपको बता दूं कल बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए। हेक्सावेयर के नतीजे निराशाजनक देखने को मिले, JSPL के नतीजे भी आए। चलिए इन सब नतीजों पर बात करते हैं। हमारे साथ निम्पी और पूजा जुड़ चुके हैं। निम्पी बताइए, हेक्सावेयर एक्सपेक्टेशंस तो थी यहाँ पर कुछ लोगों को कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जिस तरह से आप देखिए बाकी सभी मिड कैप IT कंपनियों ने निराश किया है, इसके नतीजे भी काफी निराशाजनक ही आए। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि काफी निराश किया इसके रिजल्ट्स ने, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी। अगर आप डॉलर टर्म्स में अगर आप देखें तो करीब 2.5% बढ़कर आना चाहिए था रेवेन्यू, लेकिन जो घट कर आया है वो करीब 2% है। इसके अलावा अगर आप इसका रुपी टर्म्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, जहां पर उम्मीद थी कि करीब 0.5% के आसपास का रेवेन्यू बढ़कर आएगा। अब आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जहां पर आप प्रॉफिट उम्मीद थी कि करीब 7% से 7.5% का बढ़कर आना चाहिए, वहां पर करीब 15% डाउन हुआ है। उम्मीद थी कि 100 का आंकड़ा पार होगा, बल्कि वो बढ़ना तो छोड़िए, बल्कि इसके अंदर 15% के डाउन के साथ वो पहले के मुकाबले भी घट गया है, जो कि 99 था और घटकर 84 आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, रेवेन्यू टर्म्स के लिहाज से, एबिटा के लिहाज से सभी में इस बार ये कह सकते हैं कि रिजल्ट बेहद निराशाजनक रहे हैं। ओके, तो ये है हेक्सावेयर के नतीजे, बेहद खराब, बेहद कमजोर। अब बड़ा सवाल है कि स्टॉक कितना गिरेगा। कहीं ये TVS मोटर अडानी पावर वाला केस नहीं हो जाएगा? एक्सीडेंट केस, ये एक्सीडेंट हर रोज एक बड़ा होता है। एक मिड कैप स्टॉक का जो एक्सीडेंट होता है, क्या प्रकाश आज ये है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से हेक्सावेयर में बहुत उम्मीद ज्यादा नहीं थी अनिल जी। वो एक चेन्नई की बाढ़ की वजह से पहले, हाँ, वो पहले भी नरमी रही है। और कोई भी अभी तक मिड कैप IT कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं दिए कि बहुत ज्यादा उम्मीद हो। तो मुझे नहीं लगता ये आपका एक्सीडेंट कैंडिडेट बनेगा। उसके लिए हो सकता है कोई और किसी की वेट करनी पड़े। बट हेक्सावेयर में ना हो तो अच्छा ही है, ना हो तो बहुत भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो ये राय है हेक्सावेयर पे। लेकिन देख लेते हैं JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर, इसके नतीजे कैसे रहे? पूजा, यहाँ भी मामला ढीला डाला है। जी, काफी कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। हमारा अनुमान था कि टोटल इनकम में करीब 17% की बढ़त की हम उम्मीद कर रहे थे, जिसके सामने केवल 7% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी ने इस बार करीब 371 करोड़ का लॉस भी पोस्ट किया है। अगर सीक्वेंशली स्टील के वॉल्यूम्स में देखें तो वहां जरूर एक सुधार हुआ है, क्योंकि कंपनी ने बड़े एक डिस्काउंट्स देके वॉल्यूम्स को पुश करने की कोशिश की है। लेकिन ओवरऑल अगर नतीजों को देखें तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट भी कंपनी के बढ़े हुए हैं, फाइनेंस कॉस्ट में भी करीब 11% की बढ़त हुई है। तो इन सबका असर कंपनी के नतीजों में देखने को मिला है। नुकसान पोस्ट किया है कंपनी ने। तो कमजोर नतीजे JSPL की तरफ से, कमजोर नतीजे JSPL की तरफ से। अच्छी खबर पर भी देखिए, कल ये स्टॉक चल नहीं रहा था। इन्होंने 1000 मेगावाट का छत्तीसगढ़ का
पावर प्लांट लंबे समय से अटका हुआ अपने बड़े भाई को बेचा जरूर इस कंपनी ने, लेकिन आप देखिए इस शेयर में कल भी 3.5% की अनल गिरावट देखने को बड़े दिनों से वायदा कारोबार की बैन में नहीं आया है। आखिर में जब वायदा कारोबार खत्म होने लगेगा ना इस सीरीज का, तब हम देखते हैं जनरली बैन में आता है ये स्टॉक। हो सकता है आए इस बार भी, लेकिन ये स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करेगा और आप कैसे रीड करें नंबर्स को? पावर डिवीजन के नंबर्स तो बहुत कम खराब थे। नहीं तो ये एक्सीडेंट केस बन सकता है आज का। अगर नहीं, एक्चुअली इन सब कंपनीज में जो लास्ट स्टेजेस ऑफ स्ट्रगल है वो दिख रहा है, तो जो पेन है वो मतलब बहुत ज्यादा एक्यूट होना है एक बार, उसके बाद ही कोई इंप्रूवमेंट दिख पाएगा। आज जो कोल लिंकेज पॉलिसी का जो सेकंड फेज अप्रूव है उससे इन सब कंपनीज को थोड़ा सरकारी कंपनियों के लिए ही है। उन्होंने कहा अभी शुरुआत में ये शायद सरकारी कंपनियों के लिए होगा, और एनटीपीसी में कल हमने तेजी भी देखी। पर उसमें एक दूसरी चीज जो होती है कि बिकॉज सरकारी कंपनीज को अपना कोल लो कॉस्ट पे मिल जाएगा पूलिंग की वजह से, तो बाकी का जो सरप्लस है वो इनके लिए ईजी हो जाता है। सो कॉस्ट तो रिडक्शन आएगा, लेकिन उसका असर काफी लॉन्ग टर्म है। ठीक बात है। तो मुश्किल वाले हालात हैं इन दोनों ही मिड कैप कंपनियों के लिए। जेएसपीएल मिड कैप इसलिए कह रहा हूं, किसी जमाने में निफ्टी में हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो पुरानी बात हो गई। तो जेएसपीएल खराब, हेक्सावेयर बहुत खराब। देखते हैं क्या एक्शन होता है। लेकिन एक और रिजल्ट एसकेएस माइक्रो, ट्रेडर्स का पसंदीदा काउंटर, उसके बाजार बंद होने के बाद नतीजा है, और दूसरा है डीएचएफएल। कैसे रहे ये दोनों नतीजे बताएंगे एक ब्रेक के बाद। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का, और पहला शेयर है रिको इंडिया रहेगा रडार में। बीएसई ने यहां पर इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड करने का फैसला कर लिया है, और ये 26 मई से हो सकती है। 21 दिन का नोटिस दिया है कंपनी को जवाब देने के लिए। वजह क्या है? 2 तिमाहियों से कंपनी अपने नतीजे पेश नहीं कर रही है। कंपनी ने ऑडिटर्स बदले थे, और ऑडिटर्स ने नतीजों को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए थे। कंपनी ने सेटिस्फाइड तरीके से जवाब नहीं दिया, ऑडिटर्स ने मना कर दिया, हम नतीजे वेट नहीं करेंगे, और वो नतीजे अब आ नहीं रहे। बीएसई ने इंतजार किया 2 तिमाहियों तक, और अब फैसला किया ट्रेडिंग सस्पेंड करने का। तो मुश्किल वाला मामला है, देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। वॉल्यूम कम होते हैं, नीचे के अगर सर्किट लगेंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। 5% का कल लोअर सर्किट लगा था, आज भी 5% का सर्किट लग सकता है। इस स्टॉक में जेड ग्रुप में भी डाला था इससे पहले, इसको सस्पेंड करने से पहले 21 दिन के अंदर। बहरहाल कंपनी से कहा गया है कि वो अपना जवाब दे दे। डीएचएफएल पर भी नजर रखिए, इसका जो नतीजा है कल बाजार बंद होने के बाद आया है। मुनाफा देखिए 17% बढ़ा है, टोटल इनकम में 24% का इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीएस देखिए करीब 573 करोड़ रुपए के आसपास के रहे हैं। लेकिन जो कॉल्स आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस के, नमूरा के खास तौर पर, वो अपनी खरीदारी की राय तो बरकरार रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य घटाकर 250 कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है निम्स को लेकर, उससे उनको एक नेगेटिव सरप्राइज हाथ लगा है। तो अच्छी रैली के बाद देखना होगा आज इस शेयर में क्या करेक्शन आता है। एसकेएस माइक्रो ये है अगला स्टॉक जहां पर नतीजे के दम पर दिखेगा एक्शन। मुनाफा 84 करोड़, आय 330 करोड़। उम्मीद से थोड़े से कम आंकड़े आए हैं, या ये उम्मीद के मुताबिक कह सकते हैं, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ी है, वो थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं अब इसमें। पहला तो ये कि एयूएम अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और दूसरा ये कि अगले साल के लिए गाइडेंस बड़ा मजबूत दिया। तो कमजोर नतीजे, प्रोविजनिंग और सामने बेहतर गाइडेंस। अब देखना होगा स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है। मॉयल एक सरकारी कंपनी, इस पर भी नजर रखिए। महाराष्ट्र से माइनिंग लीज मिली है करीब 54 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में। नागपुर में ये माइनिंग लीज इनके हाथ लगी है, तो आज स्टॉक में थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल सकती है। और खुश करने वाले नतीजे आए हैं वी गार्ड की तरफ से। मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़, मार्जिन बढ़े हैं 8% से 12.5%, ईबिडा में भी 80% की बढ़त, 16% आय में बढ़त। स्टॉक में अच्छी मजबूती दिख सकती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि स्टॉक में रनअप हो चुका है, और कितनी तेजी होगी देखना होगा। लेकिन नंबर्स काफी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। यहाँ ब्रेक से पहले हमने आपको बताई वो कंपनियां जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, और अब वक्त है ये जानने का कि आज कौन सी कंपनियां अपने नतीजे पेश करने वाली हैं, और इनके शेयरों में किस तरह का आज एक्शन देखने को मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज का अनुमान क्या है? 2 दिग्गज ऑटो कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, एक तो हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा आइशर के नतीजे। और आप देखिए काफी अच्छी तेजी हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में कल भी देखने को मिलती है। एक्सपेक्टेशंस यहां पर काफी सारी लगाई जा रही हैं, लेकिन क्या है पोल? डिम्पी और पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, सबसे पहले बताइए हीरो मोटोकॉर्प से क्या अनुमान लगाया जा रहा है इस बार?
हीरो मोटोकॉर्प से काफी अच्छे नतीजों की उम्मीद है। कंपनी के वॉल्यूम्स को भी अगर देखें तो क्वार्टर 4 में करीब 9% की बढ़त देखने को मिली थी। और इसके अलावा स्कूटर बिक्री की बात करें तो वहां पर भी कुछ नए लॉन्चेस हुए थे और फेवरेबल बेस का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा मैरिज और फेस्टिवल सीजन से भी स्कूटर की बिक्री को एक बड़ा बूस्ट मिलते हुए दिखाई दिया था। हमारा अनुमान है कि मुनाफे में करीब 72% की बढ़त देखने को मिल सकती है और मार्जिन में भी इस बार पिछले साल के 12% के सामने इस बार 16% के आसपास के मार्जिन देखने को मिलेंगे। कमोडिटी प्राइस में कमी और कुछ कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव की वजह से इस बार मार्जिन में अच्छी बढ़त देखने की उम्मीद की जा रही है। तो अच्छे नतीजे की उम्मीद की जा रही है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। इतने जबरदस्त नंबर हीरो मोटोकॉर्प के, और वो भी जबकि टीवीएस मोटर्स के इतने ढीले ढाले नंबर से उसके सामने हीरो मोटोकॉर्प के मार्जिन 16%, 70% से ज्यादा का मुनाफा। बस जो पोल है वो सही साबित हो। इतने आ जाए तो भी अच्छा है। क्या कहेंगे प्रकाश इन नंबर्स के दम पर? क्या ये नंबर्स, अच्छा हाँ, मैं सवाल ऐसा पूछूं कि 2900 रुपए में ये नंबर्स डिस्काउंटेड है या ये नंबर आने के बाद शेयर और चलेगा? नहीं, ये नंबर्स तो नहीं डिस्काउंट, ये तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की बात हो रही है। और उसका रीजन ये है कि हीरो मोटोकॉर्प के अभी तक सिर्फ हमने सेल्स के आंकड़ों, वॉल्यूम ग्रोथ को देखते हुए ये प्राइस पे आए हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर ये आती है तो डेफिनेटली आई थिंक एक बहुत बड़ा इसमें री रेटिंग हो जाएगी स्टॉक की। और जो सर सिंपल लॉजिक एलोकेशन जो बजाज और टीवीएस और आइसर से निकल के आएगा उससे ही स्टॉक में तेजी अलग टाइप की हो जाएगी। तो आई वुड एक्सपेक्ट अ री रेटिंग और एक नया प्राइस टारगेट सारा मार्केट निकालेगा। अगर इस टाइप की अर्निंग्स इससे नजदीक भी अगर आती हैं तो मेरे हिसाब से री रेटिंग हो जाएगी। बिल्कुल, हमने देखा है 5-5 लाख गाड़ियां इन्होंने हर महीने पिछले कई महीनों तक लगातार बेची है। तो नंबर्स कैसे आते हैं, गाड़ियां बेची हैं, मार्जिन्स क्या मेंटेन कर पाए हैं, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। लेकिन डिम्पी, आइशर मोटर के शेयर पर भी सबकी नजर रहने वाली है। रॉयल एनफील्ड से क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं आप? अभी आप 70% के मुनाफे की बात बोल रहे थे, ये भी उसी श्रेणी की कंपनी है जहां पे मुनाफा करीब आपको 76% इस बार बढ़कर आता हुआ दिखेगा और ये बढ़कर करीब 343 करोड़ हो जाएगा। रही बात रेवेन्यू की, क्योंकि जो रिजल्ट्स हम आपके सामने रखते हैं कंसोलिडेटेड है, इसमें रॉयल एनफील्ड भी हिस्सा है और साथ ही इसके कमर्शियल व्हीकल की जो आंकड़े हैं वो भी इसके अंदर हमने जोड़े हैं। इसमें जो रेवेन्यू बढ़कर आएगा वो भी करीब 50% बढ़ सकता है और 56% बढ़कर करीब 4000 के आंकड़े को पार कर जाएगा। रही बात अबीटा, क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी अगर आप देखें तो वो शानदार है, 79% का सर्ज अबीटा के अंदर आता हुआ दिखेगा और ये बढ़कर करीब 650 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। 2-3 बड़ी अहम वजह थी जिसकी वजह से क्वार्टर्स नंबर काफी अच्छे आ सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इनको एक तो चेन्नई फ्लड्स का कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं था, क्योंकि चेन्नई फ्लड्स के ठीक एक महीने बाद की जो सेल्स इन्होंने दिखाई थी उसमें क्लियर हो गया था कि इनको ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं है। वो पूरी तरह से इस बार की बैलेंस शीट्स में गुम दिखा है। इसके अलावा इन्होंने 1 जनवरी में प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ाए थे जो इस बार के क्वार्टर के अंदर ऐड होंगे। ये 1% तक की बढ़ोतरी की गई थी जनवरी के अंदर। इसके अलावा कमोडिटी के प्राइसेस अगर आप देखें तो इनको पूरी तरह से काफी हद तक इनकी बैलेंस शीट्स को मैनेज करने का काम करता है। वो पिछले 1-2 महीने से काफी हद तक कम थे जिस कमोडिटीज को इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों को बनाने में, चाहे वो रबड़ को, चाहे वो स्टील हो या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स हो। तो इन सब का बेनिफिट इस बार की बैलेंस शीट्स में जरूर आता हुआ दिखेगा। और सेल्स के नंबर ये पहले से ही आपको एक इमेज बना रहे थे कि इस बार के नंबर्स काफी बेहतर आएंगे, जहां पर आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 17% का और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 60% की सेल्स का जंप दिखाएगा। ओके, तो आइशर मोटर्स भी 16% के ऊपर के मार्जिन देगा और हीरो मोटोकॉर्प भी। तो देखना है कि आज आइशर मोटर्स के भी दमदार तिमाही वॉल्यूम्स के बाद नतीजों में भी वैसा ही एक्शन दिखता है। वैसे तो ट्रेडर्स के काम का स्टॉक है नहीं 20,000 का, लेकिन बताएं नंबर्स के दम पर और इन वैल्यूएशंस के दम पर, क्योंकि ये भी एक ऐसा स्टॉक है प्रकाश जिस पर बड़ी दोनों अलग अलग कैंप की राय बड़ी स्ट्रांग है। जी, कुछ लोग मानते हैं कि ये 20 का 40,000 हो जाएगा, कुछ बोलते हैं कि 10,000 हो जाएगा। नहीं, आइशर मोटर में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसको एग्जैक्टली आप हीरो मोटोकॉर्प से इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल का एंगल इसमें अब बढ़ते हुए दिख रहा है और वहां पे एक इन्होंने एक एलसीवी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। उस लिहाज से मुझे लगता है ये जो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की जो ग्रोथ हमने देखी एस और दोस्त को लेके, वैसी बढ़त अगर आइशर में आती है कमर्शियल व्हीकल साइड तो ये स्टॉक री रेट होगा। और जो डिम्पी ने कहा कि 70% जो 76% ग्रोथ यहां भी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो आइशर तो ऑलरेडी पी मल्टीपल के हिसाब से बहुत
महंगा होता है। तो हीरो मोटोकॉर्प में जगह अभी भी है। अगर आइशर को कंपेयर करते हैं तो ये करीब 26-27 टाइम पी मल्टीपल पे है, फिर हीरो मोटोकॉर्प तो अभी 21-22 पे भी नहीं पहुंचे। ये बड़ी प्राइस के स्टॉक कब है ना निफ्टी में आ जाए पता नहीं चलता। ये बॉश वॉश ऐसे ही आ गए, मतलब कब मार्केट के बढ़ गया जी। लोगों की नजर नहीं थी, और ये आइशर फ्लोटिंग स्टॉक पे काफी कम हो जाता है, तो उस वजह से इसमें उतार चढ़ाव इतना ज्यादा रहता है कि छोटे निवेशक इससे दूर रहते हैं तो ठीक ही रहता है। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है और नजर रहेगी इस बार रॉयल एनफील्ड के मार्जिन पर। 28.5% के मार्जिन रॉयल एनफील्ड पर ये कंपनी कमांड। अच्छा, उसके बाद भी है ना वेटिंग चल रही है और लंबी वेटिंग है रॉयल एनफील्ड के लिए, और गाड़ी मिलती नहीं है। जी हाँ, और आप देखिए ओवरऑल मार्जिन 15% के आसपास की उम्मीद की जा रही है। तो देखना होगा ये दोनों मार्जिन कैसे निकल कर आते हैं। तो इन दोनों शेयरों पर नजर होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स भी आने वाले हैं। ये बताइए आपका क्या व्यू है, गोदरेज प्रॉपर्टीज किस तरह के नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा लोगों ने डरे हैं जिस तरह से जो इसकी दूसरी पियर्स हैं रियलिटी जिन्होंने डिसअपॉइंट किया, लेकिन गोदरेज से एक्सपेक्टेशंस ठीक ठाक नंबर्स की जा रही है। मैं आपको बता दूं हमारा पोल क्या कहता है, 94% मुनाफा बढ़ेगा, 100 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के आसपास आएंगे, 13% से बढ़कर। तो इसके एक्सपेक्टेशंस काफी ठीक है। आपकी क्या राय है इस पर? इस तो होगा ये कि जो रियलिटी में ट्रेंड हम देख रहे हैं कि सेल्स में बढ़त नहीं हासिल हुई है, कोई ज्यादा बिक्री हो रही है ऐसा नहीं है, बट प्रॉफिटेबल सेल्स हो रहे हैं। उसका मतलब ये हो रहा है कि जो लोग की इन्वेंट्री धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ आ रही है उनको रियलाइजेशन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और गोदरेज हमेशा एक ऐसी कंपनी रही है जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लैंड बैंक में कभी निवेश नहीं किया। वो जेवी ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स करके लोगों के साथ डेवलप करते हैं। तो एक एसेट लाइट मॉडल होने की वजह से ये शेयर हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान में रहेगा। मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद ये भी एक पॉजिटिव इसमें मोमेंटम आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट की तरफ जो बढ़त आ रही है, लोगों का जो झुकाव आ रहा है, उसमें गिने चुने स्टॉक्स हैं जो पहले चलना शुरू हो जाएंगे, और इनमें से एक गोदरेज प्रॉपर्टीज भी है। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे पर रहेगी नजर, क्योंकि ओवरऑल रियल्टी के कमजोर नतीजे के बाद ये देखना जरूरी होगा कि पूरा सेक्टर का ही वैसा हाल है और मुंबई बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनी है उनका हाल बुरा है, ये सिर्फ प्रॉब्लम इस बार ओवरऑल के साथ थी। चलिए वायदा कारोबार पर फोकस करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिस सुब्रमण्यम अल्टामाउंट कैपिटल के। सुब्रमण्यम साहब, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या 7,700 पर रुकेगा बाजार, जिस हिसाब से पोजीशन सबसे ज्यादा वहां पर है पुट में, या फिर फिसलने का डर है? वैसे तो अगर हम मई की जो रोल ओवर्स देखें तो उस आंकड़े को अगर ध्यान में रखें तो आई थिंक ऑब्वियसली 7,400 में जहां पे अच्छी खासी पुट रेटिंग हुई थी, उम्मीद यही है कि यहीं पर जहां पे थोड़ी बहुत शायद गिरावट थोड़ी रुकेगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन हमारा मानना है कि शायद 7,650 7,635 आसपास अगर मार्केट है और एक 25-30 पॉइंट फिसले तो हमारा मानना है कि शायद एक बाउंस के लिए खेल सकते हैं। आई थिंक यहां से एक 50 कम से कम 70 पॉइंट का तक एक प्राइस आ सकता है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें तो जहां पर बैंकिंग स्पेस में जहां पर इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई है और इतनी उसमें बैंक्स की जो वेटेज निफ्टी वगैरह में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक जो भी बाउंस आएगा आई थिंक वापस दबाव आने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक नियर टर्म में शायद मार्केट में जहां 3 दिन की लगातार गिरावट देखे शायद एक बाउंस आ सकती है, लेकिन ऊपर में आई थिंक 7,750 7,800 के आसपास वापस एक बिकवार आने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए तो ये राय निफ्टी पर। एक्सपर्ट से हम ये भी पूछने वाले हैं कि उनकी टॉप पिक्स क्या है। प्रकाश और संदीप की एक एक पिक हमारे पास है, बाकी की पिक्स कौन सी हैं, क्रिस सुब्रमण्यम कौन से स्टॉक्स में आज खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, इस सब पर बात होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। सिर्फ निफ्टी देखिए फ्लैट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हरे निशान में यहाँ पर जरूर दिख रहा है। दूसरे एशियाई बाजारों पर भी नजर डालिए। स्ट्रेट टाइम्स ताइवान के बाजारों में आधा % की हालांकि कमजोरी इस समय देखने को मिल रही है। चाइना के बाजार पर नजर रखिए, ये भी बिल्कुल फ्लैट इस समय कारोबार करता हुआ। हांगकांग के बाजार जरूर निचले स्तर से थोड़ा सा रिकवर करने में कामयाब रहे, लेकिन अभी भी 80 अंक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। प्रकाश दीवान, संदीप वागले, क्रिस सुब्रमण्यम, दमदार पैनल है सीएनबीसी आवाज पर इस समय। और अब हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स की पिक्स क्या है। प्रकाश ने कुछ देर पहले कहा था कि सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए। संदीप वागले साहब कह रहे हैं कि बेचना चाहिए अशोक लेलैंड। सुब्रमण्यम साहब, आपकी टॉप पिक क्या है आज के लिए? लगता है सुब्रमण्यम साहब आई थिंक कल की जो बार मार्केट जी बताइए सर। कल की जो हमने
कल की जो मार्केट की जो मूवमेंट थी और वायदे बाजार में जो यहाँ पर आंकड़े उभर के आ रहे हैं उस लिहाज से आई थिंक एक इंजीनियर्स इंडिया यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कल की ट्रेडिंग लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट ब्रीच हुआ है और यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्ट अभी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि इंजीनियर्स इंडिया में बिकवाली की जा सकती है। हमारा टारगेट है 161 और 176 इसका स्टॉप लॉस रख के आई थिंक इसमें एक ट्रेड ली जा सकती है। ओके, तो इंजीनियर्स इंडिया है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली का मौका बन सकता है आपके लिए वायदा कारोबार के ट्रेड के लिए। लेकिन सुब्रमण्यम साहब एक और चीज बताइए, बैंक निफ्टी पर ये 16,200 16,300 क्या आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है? क्या बैंक निफ्टी के लिए भी ये मेक और ब्रेक लेवल है और कैसे ट्रेड करना चाहिए? एक्चुअली अगर आप देखें तो जो भी हमने मार्च के शुरू में देखे थे 16,500 उस स्ट्राइक पे जबरदस्त पुट रेटिंग देखी थी और हमने उसके बावजूद ऑलमोस्ट 4-5 दिन के सेशन में हमने उसको ही ब्रीच करते हुए देखा। तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है और खास करके जो हेवी वेट्स आईसीआईसीआई बैंक और ये सेकंड टायर पीएसयू बैंक कल ओबीसी में आप देखें तो ऑलमोस्ट 50-60% वृद्धि हुई है ओपन इंटरेस्ट में। आई थिंक चिंता का विषय है, लेकिन नियर टर्म यस आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द बुल्स। शायद 16,000-16,200 इस लेवल पे आई थिंक एक बार रुक सकती है यहाँ पर गिरावट और मेरा मानना है कि शायद एक मामूली सी बाउंस आ सकती है आई थिंक 16,500 तक। बट ओवरऑल एक डेफिनेटली चिंता का विषय है कि जहां पर ओपन इंटरेस्ट इतनी जबरदस्त बढ़ रही है ऊपर के लेवल पे वापस एक सेलिंग आने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए तो बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा सा कॉल गिरावट का ही है हमारे एक्सपर्ट का। लेकिन संदीप जी ये बताइए, अशोक लेलैंड में तो आपने कहा बेचना चाहिए, और कौन से कॉल्स हैं आज के लिए? हेमंत, मेरे को और एक सेल है मेरे पास, सेल इन द मैक्लॉयड रसेल, जो इसमें ब्रेकडाउन आया है, जिसमें वीकनेस लग रहा है। इसको 184 के स्टॉप लॉस से बेचे और 171 का टारगेट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। और एक बाय है जो पेट्रोनेट में है, जो जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है। इसमें मुझे अच्छी खासी 7-8% की अपमूव लग रही है। ये मैं 274 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करूंगा और इसका टारगेट होगा 291। तो मैक्लोड रसेल बेचे, पेट्रोनेट एलएनजी खरीदे और कल पेट्रोनेट एलएनजी में अच्छी मजबूती दिखी थी, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आया, तो वहां पर तेजी के अच्छे मौके बनते हुए नजर आए। लेकिन मेटल शेयरों पर राय लेना चाहता हूं सुब्रमण्यम साहब, कमजोरी जबरदस्त रही कल के सेशन में। टिस्को देखें आप, वेदांता, हिंडाल्को, सेल इनफैक्ट 8% गिरा है। क्या यहाँ पर और मंदी हो सकती है या फिर अब खरीदारी का मौका बनता है? किस स्टॉक में ट्रेड करेंगे और किस तरफ? अनिल जी, आई थिंक अगर हम लास्ट 2 महीने की जो भी हमने बढ़त देखी है उसको बैकग्राउंड में रखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्शन की पूरी संभावना है और वही हम देख रहे हैं जहां पर वेदांता एक ऑफकोर्स नियर टर्म आउट परफॉर्मर था, 110 के ऊपर से गया लेकिन वापस वहां से भी फिसला, और हिंडाल्को में ऑलरेडी हम अच्छी खासी करेक्शन देख रहे हैं, टाटा स्टील पे भी करेक्शन देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली मे सीरीज ये मेटल स्पेस के लिए थोड़ी बहुत करेक्शन मोड पे रहने की पूरी संभावना है। तो उस लिहाज से अगर मुझे कोई ट्रेड लेने का है तो शायद एक जेएसडब्ल्यू स्टील, मेरा मानना है कि शायद इस स्पेस में सबसे बेहतरीन शेयर रही है जेएसडब्ल्यू स्टील। कल के सेशन में 1325 के आसपास बंद हुआ है। मेरा मानना है कि यहां पर 1250 यहां तक आने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक 1350 का एक स्टॉप लॉस लगा के 1250 का टारगेट रख के यहां पर एक बिकवाली की जा सकती है। ग्लोबली लिंक स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिल रही है और हमने देखा कल के सेशन में भी बीएचपी बिल्टिन का स्टॉक 6% गिरा, 12% की गिरावट ये पहले दिखा चुका था एक दिन पहले। और हमने ये भी देखा कि ब्राजीलियन एक कंपनी है जिसने $44 बिलियन का एक लॉ सूट किया है एक पुल गिरने के मामले में। और दूसरे स्टॉक्स भी देखिए, ग्लेनकोर जैसे शेयरों में 6% की गिरावट पहले दिन हुई, कल हमने देखा 3% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर में काफी कमजोरी देखने को मिल रही है सर, क्या रहा है? एक अच्छी रैली भी इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी, क्या मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए जिनके पास लॉन्ग साइड की पोजीशंस पड़ी हुई हैं? और आपका क्या व्यू है, ये गिरावट क्या कई दिन तक और रह सकती है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो मेटल्स का बिहेवियर रहा है वो थोड़ा सा लोकल फैक्टर्स की वजह से अलग सा रहा है और फेवरेबल रहा है। बट ग्लोबली अगर आप देखें तो आपने बहुत सही कहा हेमंत की जो रैली हमने नवंबर दिसंबर में बनते हुई देखी थी कमोडिटीज में, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के चलते एक पीटर आउट हो रही है या फेड होती जा रही है। और खास करके आप ये देखिए, जो पहली बार एनएमडीसी ने बहुत समय बाद जो आयरन ओर के भाव जो घटाए हैं, ये नॉर्मली इतनी जल्दी घटाते नहीं है प्राइजेस, बट ये घटाए हैं तो दैट इज एन इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं एक गिरावट इन प्राइजेस में होना शुरू हो गई है।
यूएस में करीब 59 कंपनीज ने बैंक्रप्सी फाइल की है जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड बिजनेसेस में। तो ये सब माहौल इस टाइप का है कि कोई भी इसमें नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा अभी। तो मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं कमोडिटीज में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन आ चुका है, तो उससे दूर रहे तो बेहतर है। हिंदुस्तान की कंपनीज में स्टॉक स्पेसिफिक आपको गतिविधि मिलती रहेगी, उसका फायदा लें, पर अब हिंडाल्को या हिंदुस्तान जिंक या वेदांता के पीछे पड़ने से अच्छा है कि बाकी की कंपनीज देखें, बाकी सेक्टर्स पे ध्यान दें। मेटल्स में इतना वॉलेटिलिटी की वजह से इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव की वजह से बहुत ज्यादा शायद यहाँ पर एक्सपोजर ना भी हो। लेकिन एक और स्टॉक भारत फोर्ज, ये थोड़ा सा खबरों के दम पर एक्शन में रह सकता है। खबरें थोड़ी नेगेटिव साइड पर मैं देख रहा था आज सुबह सुबह कि जो कुछ भी इनके आंकड़े आए हैं प्रिलिमिनरी क्लास 8 और जो ऑर्डर्स में थोड़ी सी वहां पर गिरावट देखने को मिली है अमेरिका में, जिनके दम पर कभी कभार स्टॉक रिएक्शन दिखाता भी है। बिक्री का आंकड़ा जो है अप्रैल के महीने का 13,500 यूनिट्स का है। कैसे देखते हैं यहाँ पर? 4 महीने से लगातार कमजोर हो रहा है गिरावट। हाँ, बहुत नहीं, तो ये चिंता की बात है क्योंकि कहीं भी ये थमता हुआ नहीं दिख रहा। अगर गिरावट कहीं रुक जाए और फिर बढ़त हासिल होने में भले समय लगे, वो वैसा हाल है नहीं। और यहाँ पे भी हमने देखा था कुछ समय पहले डिफेंस के चलते, डिफेंस में एक्टिविटी बढ़ने की वजह से एक स्टॉक को रीरेट कर दिया गया था, तो वो भी वहां भी वापस एक न्यूज फ्लो जो है वो थोड़ा सा रुक गया। कारोबार मजे की बात इस कंपनी से बाहर है। और अगर उसका कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है तो बहुत लंबे समय बाद होगा, क्योंकि कम से कम 2 साल बाद उसमें एक्टिविटी शुरू होगी। सो आई थिंक स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। और ऑटो एंसिलरीज जनरली अगर देखें तो जो टॉप टियर है, मदरसन सुमी, भारत फौज, इस टाइप की कंपनीज में कोई एक्टिविटी ऐसी पॉजिटिव अभी भी नहीं आई है। तो आई वुड बिलीव लोग इससे दूर ही रहेंगे और जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो इस लेवल पे करें। नीचे का लेवल मिलेगा, अच्छा खासा लेवल मिल सकता है भारत फौज में, तो बिल्कुल एग्जिट किया जा सकता है फिलहाल। चलिए निकलिए इस शेयर से और आपको बता दूं क्लास 8 ट्रक के बारे में। क्लास 8 ट्रक जो है वो नॉर्थ अमेरिका में ट्रक यूज होता है और उसके ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते हैं और भारत फौज के पूरे ऑर्डर बुक का 20% हिस्सा वहां से आता है। और यहां पर देखिए ऑर्डर्स लगातार 4 महीने से घटते जा रहे हैं। जो महीना खत्म हुआ है उसके आंकड़े भी कमजोरी भरे ही आए हैं और इसीलिए आज शेयर में एक्सपेक्टेड यही है कि दबाव देखने को मिल सकता है। और कौन से शेयर प्रेशर में रह सकते हैं या कौन से शेयर हैं जहां पर आपको आज तेजी करनी चाहिए, इस सब पर बात होगी। प्रकाश दीवान, संदीप वागले, क्रिस सुब्रमण्यम, हमारे तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है प्रकाश दीवान और क्रिस सुब्रमण्यम। और अब तकनीकी राय देने के लिए देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट रजत के बॉस.com के रजत बॉस हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। रजत सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए 300 पॉइंट स्ट्रेट फॉल निफ्टी पर, रुकेगा या और गिरेगा? देखिए, अगर आज के दिन 7,712 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो एक बार नीचे की तरफ चलने की पॉसिबिलिटीज दिख रहा है मुझको। 7,659 से लेके 7,650 के बीच में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट तोड़ देगा, उम्मीद मेरा कम है। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उसी लेवल से निफ्टी एक बार अगर उस लेवल टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में एक पुल बैक रैली, एक बाउंस ऊपर की तरफ आने की काफी अच्छा संभावना है। तो उसी लेवल के आसपास में मैं एक्चुअली खरीदारी करने का ही सलाह दूंगा और 7,640 के नीचे स्टॉप लगाइए। ऊपर में 7,725 से लेके 7,750 तक उम्मीद कीजिए। और मेरा शॉर्ट टर्म साइकिल स्टडीज ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते के बाद में बाजार में तेजी वापस आ जाएगा। आज और कल जो नीचे की तरफ देखना है वो देखने के बाद में एक बार फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। आपने सिर्फ मतलब 2 दिन और निकालने, यही ना, 2 दिन निकल जाए उसके बाद तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल ये राय बाजार पर, निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेकिन एक शेयर जिसमें आप देखिए लोअर सर्किट लगने का सिलसिला जारी है और वो है रिको इंडिया। 4 डिजिट में था ये शेयर प्रकाश, और अब आप देखिए इस शेयर में किस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स इन्होंने, क्वार्टर्स अपने इन्होंने नतीजे पेश नहीं किए। बीएससी ने पहले जेड ग्रुप में डाला, उसके बाद कल देर शाम बीएससी ने कहा कि अब सस्पेंड कर देंगे इसकी ट्रेडिंग 26 मई से। लेकिन शेयर धारकों ने देखिए इसमें कुछ खरीदारी करी हुई थी और कई एचएनआईज ने यहां पर अब खरीदारी करनी शुरू की थी इस एक्सपेक्टेशन में कि पेरेंटेज अच्छा है, जापान की एमएनसी कंपनी है, रिवाइव हो जाए। कुछ गड़बड़ी हुई जरूर है, लेकिन अब जिस तरह से न्यूज फ्लो आ रहा है उसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? वैसे मौका तो देगा नहीं ये शेयर। बिल्कुल बिल्कुल, मौका तो बिल्कुल नहीं देगा, बट सीख बहुत देगा और दी है।
तो इसे 2-3 चीजें सीखने मिलनी चाहिए लोगों को। पहली तो कि हर एक एमएनसी ब्लू चिप नहीं होती और हर एमएनसी को आप सोचें कि ये जापानी ओनरशिप है तो ये भी 3M बन जाएगा, तो ऐसा तो कोई कंपल्सन नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी चीज में कहीं गड़बड़ हो रही है तो जिसको कहते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो कहीं अगर आपको धुआं दिख रहा है तो आग पीछे होनी है, तो उस पर संभल जाइए और उसमें ज्यादा हाथ डालने की कोशिश मत कीजिए। जो लोगों ने जो सर्किट जब खुला और बाइंग सर्किट लगने लगी तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा था। और तीसरी चीज की बीएससी को यही चीज पहले करनी चाहिए थी। ये तो क्या कमरे में आग लगी, एक ही दरवाजा था, उसको भी आपने बंद कर दिया, तो अब जो बचे हुए हैं फंसे हुए हैं वो करीब 1 करोड़ के ऊपर हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और 1 करोड़ शेयर पब्लिक में जो बाहर है फ्लोटिंग स्टॉक के हिसाब से अगर देखें, और कुछ बड़े दिग्गज आईडीएफसी जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं इसमें से, तो मेरे हिसाब से तो लोगों की बुरी हालत होनी है। पर जब मौका लगे लगाए रखिए सेलर सर्किट में, 21 दिन है, अगर उसमें निकल गए तो निकल मुश्किल से 100-200 शेयर का वॉल्यूम होगा, मतलब खाली एग्जैक्टली होगा कि ताकि दूसरे नीचे सर्किट की जगह बने। और अगर मतलब आप देखें तो लाख शेयर भी मुश्किल से होते थे इसमें जब अच्छे समय पे, तो वो तो 100 ट्रेडिंग दिन तो मिलने नहीं है। लेकिन सेबी की तरफ से भी कुछ एक्शन होना चाहिए और उनको अब एक्शन होगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने पहला कदम किया है, तो सस्पेंशन के बाद एक शो कॉज नोटिस जो दिए, तो उसके बाद के एक्सप्लेनेशन से सेबी को रास्ता बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल रिको इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल भरा वक्त। स्टॉक नीचे के सर्किट पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद पहला होगा।